Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about care of patient with fluid and electrolyte imbalance. तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने आपको ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो स्टूडेंट हमने ओवरऑल आपको फ्लूइड बैलेंस के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, और अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीजेस कैटायन एंड एनायंस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कीटायन और एनायंस को रिलीज़ करता है। कीटायन मीन्स की पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनायन मीन्स निगेटिवली चार्ज आयन। व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स सर्व 4 प्राइमरी फंक्शन इन द बॉडी। जब हम पानी में घोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो इनका 4 प्राइमरी फंक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। एज इसेंशियल मिनरल, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, कैल्शियम। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलते हैं और इनटेक करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा होगा कि ORS, जब भी डिहाइड्रेशन का केस होता है तो उसमें ORS पेशेंट को दिया जाता है और इलेक्ट्रॉल दिया जाता है। तो उससे क्या क्या फंक्शन होते हैं ये देखेंगे। एज इसेंशियल मिनरल्स, तो इसेंशियल मिनरल मिल जाता है हमारी बॉडी को, फॉर एग्ज़ाम्पल आयोडीन, कैल्शियम। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल ऑस्मोसिस बिटवीन बॉडी कंपार्टमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंट्रोल ऑस्मोसिस मीन्स कि ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइट वो ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस मीन्स कि फ्लूइड का हमारे बॉडी कंपार्टमेंट में फ्लूइड का आदान प्रदान जो होता है वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में मिनरल्स को बैलेंस करके रखता है, जिससे हमारे बॉडी की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो ऑस्मोसिस मीन्स कि प्रसारण मीन्स कि आदान प्रदान, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स के, उनका आदान प्रदान। तो इसके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखा जाता है। जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट पे पाए जाते हैं, मीन्स कि ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिससे हमारी बॉडी डीपोलराइज रहती है और प्रॉपर फंक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को बना के रखते हैं कौन? इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट पॉइंट, कैरी इलेक्ट्रिकल करंट दैट एलो द प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कैरी इलेक्ट्रिकल करंट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है वो क्या करता है? एलो करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को का प्रोडक्शन को मीन्स कि सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम जो होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होता है, यानी कि बाहर की तरफ, और पोटेशियम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूड्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो हमारे बॉडी में ये मेनली 5 इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं: सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके इनका फंक्शंस क्या होता है। पॉइंट 1, सोडियम। सोडियम, Na मीन्स सोडियम। Sodium is the most abundant extracellular cation involved in nerve impulse transmission
मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सोडियम का फंक्शन क्या होता है? सोडियम इज़ मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कीटाइन। जैसा कि हमने बताया कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पाया जाता है। इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये क्या करता है? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को करता है, कंडक्ट करता है, मीन्स कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कंडक्ट करता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी की होम्योस्टैसिस होती है, मीन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसकी सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, तो उसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व्स के थ्रू जाता है सिग्नल। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है सोडियम एंड क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का क्या फंक्शन है? Cl मीन्स क्लोराइड, ये एलिमेंटल फार्मूला है। Cl इसमें इसको लिखते हैं क्लोराइड को। तो क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस चार्ज इस पे है। क्लोराइड इज मेजर एक्स्ट्रासेलुलर एनियन involved in regulating osmotic pressure between body compartment, forming HCl in stomach, and involved in the chloride shift process in the blood। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनियन होता है, मीन्स कि क्लोराइड आयन जो होता है ये भी हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स कि बॉडी के बाहरी कंपार्टमेंट में, बॉडी कैविटी के बाहरी कंपार्टमेंट में पाया जाता है। इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है बिटवीन बॉडी कंपार्टमेंट, फॉर्मिंग HCl इन स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक में बनता है, उसके थ्रू क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट होता है ब्लड में। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है और उसके बाद ये हाइड्रोलाइज किया जाता है हमारे खाने पीने के थ्रू, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, और ये क्लोराइड ब्लड में मिलता है, ब्लड से ये ले जाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट का शिफ्ट करता है। नेक्स्ट, पोटेशियम। पोटेशियम इज़ द मोस्ट abundant cation in intracellular fluid। ICF means intracellular fluid, involved in maintaining fluid volume, nerve impulse transmission, muscle contraction and regulating pH। तो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम जो होता है वो कीटायन होता है। कीटायन में से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। पोटेशियम इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग फ्लूइड वॉल्यूम, ये फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी वाटर की कमी होती है इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो जो भी पोटेशियम है वो सिग्नल सेंड करता है, और वो क्या करता है कि रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, जो भी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो भी वाटर होता है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, पोटेशियम ही जाता है, वो सिग्नल भेजता है। ये हमारे बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का लॉस होने से बचाता है, और पीएच को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, मीन्स की कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं कैल्शियम। Ca पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, इसमें 2+ दिख रहा है, तो ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम इज़ मोस्ट अबंडेंट आयन इन द बॉडी, लोकेटेड मेनली इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, फंक्शंस इन ब्लड क्लॉटिंग, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, मसल टोन एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस एंड मसल टिश्यू। तो कैल्शियम क्या होता है? ये मोस्ट अबंडेंट आयन होता है हमारे बॉडी का, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में
होता है और ये मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ मीन्स कि ये इसकी अधिक मात्रा जो होती है हमारे बोन और टीथ में पाई जाती है। फंक्शंस इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उसमें हेल्प करता है। मसल टोन एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस एंड मसल टिश्यू, तो मसल टोन को बनाए रखता है और एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस एंड मसल टिश्यू, और हमारे बॉडी की एक्साइटेबिलिटी नर्वस टिश्यू को और मसल टिश्यू की बनाए रखता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की। हाइड्रोजन फॉस्फेट इज एन इम्पॉर्टेंट इंट्रासेलुलर एनियन, another major structural component of bone and teeth required for synthesis of nucleic acid and ATP and for buffering reaction। तो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होता है वो इंट्रासेलुलर एनियन होता है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है कैल्शियम और ये इंट्रासेलुलर होता है कैल्शियम का और ये बोन का। तो ये बोन में अनदर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे बोन में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट भी हमारे बोन और टीथ को मेंटेन रखने में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मीन्स कि ये बनाने का काम करता है हमारे बोन और टीथ को। और ये क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में हेल्प करता है और एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। एंड फॉर बफरिंग रिएक्शन, और बफरिंग रिएक्शन को परफॉर्म करता है, मीन्स कि हमारे जो भी हमारे बॉडी में लार्ज केमिकल्स होते हैं उनको तोड़ता है और तोड़कर फिर जोड़ने का भी काम जो होता है वो बफरिंग रिएक्शन में होता है। तो ये सारे फंक्शन को ये मेंटेन करता है हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब देख लेते हैं लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर मेनली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। तो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हमारे बॉडी को हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट करता है। तो इसमें फर्स्ट वन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन आपको हमने बताया है। फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स काज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन एट द किडनी ट्यूब्यूल। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो होता है वो पोटेशियम के सिग्नल से जो होता है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को सिक्रीट करता है। तो पोटेशियम जब सिक्रीट होता है और किडनी ट्यूब्यूल पे जाता है तो हमारे बॉडी को सेंस हो जाता है कि पानी की कमी है, जिससे वो क्या करता है वो एक्सेस वाटर को लॉस नहीं होने देता है और सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एसेंशियल जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है और फ्लूइड होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे नेफ्रॉन के सोख लिया जाता है। नेक्स्ट पैराथायराइड हार्मोन फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस। तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन और को रेगुलेट करता है और कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अब देख लेते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। Many factors such as illness, injury, surgery and treatment can disrupt patient's fluid and electrolyte balance. Even a patient with minor illness is at risk for fluid and electrolyte imbalance. तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? एसेंशियल फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मेनी फैक्टर्स सच एज इलनेस, इंजरी, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट कैन डिसरप्ट पेशेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेनी फैक्टर मीन्स कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि इलनेस बीमारियां, इंजरी कोई घाव लगा हो, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट कैन डिसरप्ट पेशेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो
ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो पेशेंट के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। इवन अ पेशेंट विथ माइनर इलनेस इज एट रिस्क फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इवन मीन्स कि प्राय पेशेंट जो होते हैं बहुत ही थोड़ी बीमारियों से भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस के ख़तरे पे होते हैं। जैसे कि डायरी, लूज मोशन में भी बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से डेथ भी हो सकती है। अब चलिए देख लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कब होता है? जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, यानी कि वाटर की कमी है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट कहेंगे उसको, या फिर वाटर की अधिकता है, उसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस कहेंगे। मीन्स कि चलिए अब देख लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यानी कि हाइपोवोलेमिया। इसको हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं जब भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो। मीन्स कि जो भी वाटर की वॉल्यूम है, उसकी क्वांटिटी है, उससे कम होना हाइपोवोलेमिया कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। द बॉडी लॉसेस वाटर ऑल द टाइम। हमारी बॉडी जो होती है वो वाटर को हमेशा लॉस करती रहती है। A person respond to the thirst reflex by drinking fluid and eating food that contain water। तो जो पर्सन होता है उसे थ्रस्ट फील होता है, थ्रस्ट रिफ्लेक्स के थ्रू वो पानी पीता है, यानी कि हम पानी पीते हैं, थ्रस्ट हमको हम थ्रस्टी फील करते हैं तो ही पानी पीते हैं। तो जो है हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होता है। However, if water isn't adequately replaced, the body cell can lose water. If water isn't adequately replaced means कि अगर हमें थ्रस्ट फील हो रहा है और हम पानी की उतनी क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं या हमारे पास अवेलेबल नहीं है वाटर, तो क्या होगा? दिस काज डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन को कॉज करेगा। आर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हमारे बॉडी के वॉल्यूम को कम करेगा। डिहाइड्रेशन रिफर्स टू फ्लूइड लॉस ऑफ 1% और मोर ऑफ द बॉडी वेट। तो डिहाइड्रेशन जो हो जाता है वो हमारी बॉडी का 1% वाटर लॉस कर देता है। अब हम देख लेते हैं एटियोलॉजी और काज। एटियोलॉजी मीन्स कि कारण, एटियोलॉजी और काज मीन्स कारण। इसमें पॉइंट फर्स्ट हेमरेज, सेकेंड वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, डायूरेटिक थेरेपी, फीवर, इम्पेयर्ड थ्रस्ट। तो हेमरेज जो होगा, हेमरेज मीन्स क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जो है ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो क्लॉट भी बनने के ख़तरे होते हैं, उसे बोलते हैं हेमरेज। जब वाटर की कमी होगी तो हेमरेज हो सकता है। वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग हो सकता है क्योंकि प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ब्रेन का जो है सिस्टम वो डिस्टर्ब होगा। वोमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बर्न्स हो सकता है, मीन्स जलन हो सकता है। डायूरेटिक थेरेपी हो सकता है। फीवर आ सकता है, यानी कि बुखार आ सकता है। इम्पेयर्ड थ्रस्ट जो है हमारा वो इम्पेयर्ड हो सकता है, मीन्स कि हमारे प्यास लगने की जो भी प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिया। मीन्स कि जो भी हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है उसके साइन एंड सिम्टम और क्या क्या हो सकते हैं। अभी तो आपने काज देखा, अब देखते हैं सिम्टम्स मीन्स लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं माइल्ड फ्लूइड लॉस मीन्स कि हल्का जो भी प्रॉब्लम होती है, हल्की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स कि ब्लड की कमी होगी हमारे बोन्स में। इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, वेट लॉस मीन्स कि हमारे बॉडी में जो होती है वाटर की कमी होगी हमारे बोन्स में। और इंक्रीज हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। रेस्टलेसनेस, जो भी पेशेंट है उसको रेस्टलेसनेस होगा, यानी कि वो आराम नहीं फील करेगा। एंजाइटी होगी, उसको घबराहट होगी। वेट लॉस होगा,
मीन्स की वज़न कम होगा। अब देखते हैं मॉडरेट फ्लूइड लॉस। मीन्स की मॉडरेट मीन्स होता है कि मीडियम मध्य टाइप का जो होता है सिम्टम, वो क्या होगा। तो इसमें होगा कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, इरेटेबिलिटी। कन्फ्यूज़न होगा पेशेंट को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब इसको घबराहट होगी और एंजाइटी होगी तो उसको लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न होगा। डिजीनेस होगा उसको, यानी कि उसको एकदम अलग से फील करेगा। डिजी होगा। इरिटेबिलिटी होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसको। एक्सट्रीम थ्रस्ट, एक्सट्रीम मीन्स बहुत अधिक प्यास लगेगी उसे। नाउजिया मीन्स कि उसको वोमिटिंग जैसा फील होगा। कूल क्लैमी स्किन, उसकी स्किन जो होगी, उसकी बॉडी जो होगी वो ठंडी पड़ जाएगी। रैपिड पल्स रेट जो होती है वो बढ़ जाएगी, रैपिड होगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट 10 to 30 ml पर आवर। जो यूरिन का आउटपुट होगा वो 10 से 30 ml पर आवर होगा, मीन्स कि बहुत कम हो जाएगा यूरिन का आउटपुट। अब हम देख लेते हैं सीवियर फ्लूइड लॉस। सीवियर फ्लूइड लॉस मीन्स कि गंभीर समस्या फ्लूइड की। इसमें क्या होगा, कौन कौन से लक्षण होंगे। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स कि जो भी हमारे ब्लड का जो भी फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा हार्ट से। अनकॉन्शियसनेस मीन्स कि पेशेंट को होश नहीं होगा, पेशेंट बेहोशी में हो जाएगा। हाइपोटेंशन हो जाएगा, मीन्स कि बीपी जो है उसका गिर जाएगा, कम हो जाएगा। वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस, जो उसकी पल्सेस होगी वो वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अभी तक आपने देखा हाइपोवोलेमिया, अब देखते हैं हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया मीन्स कि एक्सेस वाटर। तो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर जब होता है तो क्या होता है, देखते हैं। हाइपरवोलेमिया रेफर्स टू एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड वाटर एंड सोडियम। मीन्स कि हमारे बॉडी में वाटर और सोडियम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इन ACF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो हाइपोवोलेमिया रिफर्स टू एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मीन्स कि हाइपोवोलेमिया जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़े हुए वाटर को ही बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। द बॉडी हैज़ कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू डील विथ हाइपरवोलेमिया, हाउएवर इफ़ दीज फेल साइन एंड सिम्टम डेवलप। हमारी बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है हाइपरवोलेमिया से डील करने के लिए, मीन्स उसको ट्रीट करने के लिए। हाउएवर इफ़ दिस फेल्स, अगर फेल हो जाती है, मीन्स कि अगर हमारी किडनी से अगर हमारे वाटर लॉस जो होता है हमारी बॉडी से, वो एक्सेस जितना होता है हमारी बॉडी में उससे उतना वो अगर नहीं आउटपुट हो पाता है, मीन्स कि जितना हम इनटेक करते हैं, जितना हमारे बॉडी में डेली इनटेक होता है उतना अगर आउटपुट नहीं होता है, यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू निकाला नहीं जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इफ़ दिस फेल्स साइन एंड सिम्टम डेवलप, अगर ये फेल हो जाता है, हमारी बॉडी जो होती है अगर मैनेज करने में सक्सेस नहीं होती है, फेल होती है, तो साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। एटियोलॉजी और काज मीन्स कि कारण इसके क्या क्या होते हैं। एक्सेस वाटर होने के क्या कारण होते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंजस्टिव होता है, मीन्स कि हार्ट का फंक्शन जो होता है इसमें डिस्टर्ब होता है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली रीनल फेलियर हो जाता है, मीन्स कि किडनी फेल हो जाती है। इसमें किडनी फेल के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है। IV थेरेपी मीन्स कि अगर IV थेरेपी किया गया है, पेशेंट का एक्सेस हो गया है तो भी ऐसा होता है, हाइपरवोलेमिया होता है। एक्सेस सोडियम इंजेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सोडियम ले लिया गया हो तो हाइपरवोलेमिया हो सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन अगर ले रहा है पेशेंट तो उससे भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तो इसमें फर्स्ट टैकीपीनिया मीन्स की ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कम हो जाती है। डिस्निया
डिस्निया, इसमें हार्ट रेट कम हो जाती है। टैकीपेनिया में इसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। डिस्निया में इसकी ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है। क्रैकल होता है, इसकी क्रैकल साउंड होता है हार्ट में। जब प्रॉपर फ्लूइड नहीं होगा तो हार्ट में जो होता है वो अलग सा साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे क्रैकल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट, रैपिड और बाउंडिंग पल्स। पल्स जो होती है वो रैपिड होती है और बाउंडिंग होती है, मीन्स की बराबर नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है पल्स। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, मीन्स की ब्लड, जो भी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, डिस्टेंडेड नेक एंड हैंड वेन, जो हमारी नेक और हैंड की वेन होती है वो डिस्टेंडेड होती है। एक्यूट वेट गेन, एक्यूट वेट गेन हो जाता है, मीन्स कि हल्का सा वेट गेन हो जाता है, मीन्स कि वज़न भारी हो जाता है। एडीमा, एडीमा हो जाता है, मीन्स कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट के। पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, मीन्स कि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी एडीमा। डिस्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। आर्थोपनिया, आर्थोपनिया हो सकती है, मीन्स की क्रैकल हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे असेसिंग फ्लूइड बैलेंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।